स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर पोकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थे हार्ट पार्ट 2 के बारे में, मतलब जहाँ पर मैंने बताया था हमारे हार्ट का खुद का कंडक्शन सिस्टम और खुद का ब्लड सप्लाई मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो आपने अभी तक हार्ट के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, हार्ट कैसा है, हार्ट कैसे दिखता है, इसका मसल मास कैसा है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उसके साथ साथ इसका कंडक्शन सिस्टम, इसका खुद का ब्लड सप्लाई, ये हार्ट अपने पूरे बॉडी को कैसे सर्कुलेट करता है ये आप जान चुके होंगे। सर्कुलेट करने के साथ साथ जितने सारे आर्टरी है लगभग मैंने सारे आर्टरी खत्म कर चुका हूँ। अब खत्म सप्लाई और न्यूट्रिशन होने के बाद, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन जाने के बाद वापस कैसे लौट के आता है वेन्स, वो भी लगभग सारे वेन्स में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल्स, वेसल मतलब आने जाने का रास्ता, पाइप जैसा। पाइप अब कहाँ पे रहता है? खून के नाली पाइप जैसा होता है, इसलिए हम किसको कहते हैं? वेसल्स। ठीक है, आर्टरियल वेसल, वेनस वेसल्स। ओके, अब जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, फिर भी हमारा शरीर एक ऑर्गन के बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, सुबह नींद से उठने के बाद फिर से रात को सो जाने तक हम बीच में जितने सारे काम करते हैं वो सब कुछ हमारे एक ऑर्गन कंट्रोल करता है। इसके बिना हमारा पूरा बॉडी बेकार। मैं किसका बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हमारे ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम कैसा है? हमारा ब्रेन से बहुत सारे तार निकलता है, जगह जगह में फैल जाता है काम करने के लिए। जब ब्रेन तक तो सब ठीक है, जब हमारा जो सेंट्रल एक्सिस है ये लाइन तक सब ठीक है, जब ये दूर चला जाता है पेरिफेरल, ठीक है, पेरीफेरी, दूर में चले जाते हैं पेरीफेरी, तो इसलिए हम किसको कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम हो गया। अब ऑर्गन कैसे बनता है आपको पता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके। टिश्यू कैसे बनता है? बहुत सारे कोशिका मिलके। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे एकदम बेस लेवल में। कोशिका मतलब सेल, ब्रेन में रहने वाला सेल, इसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो इसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ये हमारे शरीर का मतलब हमारे ब्रेन का सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, यही हमारे ब्रेन का काम करता है और ब्रेन को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको हम कहते हैं ब्रेन का सेल मतलब न्यूरॉन। खत्म। न्यूरॉन का जो बहुत सारा पार्ट्स है वो देख रहे हो, एक ऐसा बॉडी है, बीच में एक न्यूक्लियस है और इधर में बहुत सारे उंगली जैसा प्रोजेक्शन निकल रहा है। ठीक है, तो उंगली जैसे प्रोजेक्शन निकल रहा है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो बीच वाला बॉडी है, बॉडी में बीच में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बाहर क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस से बाहर रहता है आपका गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका राइबोसोम, फिर आपका आपका न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर हम माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, बाकी नॉर्मल कोशिका जैसे नहीं होता है, इसमें होता है न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका लाइसोसोम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ है, फिर भी दो चीज़ नहीं है आपका, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ठीक है, अब ये दो चीज़ ना होने से न्यूरॉन एक दूसरे को सेल डिविजन नहीं कर पाता है। ठीक है, सेल डिविजन अपने आप को दो हिस्से में बांट नहीं पाता है। अगर ऐसा होता तो हमारा ब्रेन इतना नहीं इतना बड़ा होता। ठीक है, हर इंसान का ब्रेन इतना बड़ा होता। तो हम पैदा होने के टाइम जितने सारे कोशिका मतलब न्यूरॉन लेके पैदा होता है, मरने के टाइम भी उतना ही होता है। हाँ, एक्सेप्ट अगर कोई आपको सर में चोट लगता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सर पे बहुत ज़्यादा गहरा चोट आता है, या आपको मिर्गी की मतलब दोहरा पड़ने की ऐसी बीमारी है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा बीमारी है या उम्र बढ़ते टाइम, ठीक है, जब एज बढ़ जाता है, उम्र बढ़ते क्या होता है, ये जो कोशिका है न्यूरॉन छोटे वक्त से काम करे। ठीक है, पैदा होने से काम करते एक टाइम के बाद थक जाता है, एक एक करके मर जाना शुरू करता है, मतलब डिजेनरेशन होना शुरू करता है जी। तो इसलिए आपको भूलने का बीमारी जब आपका उम्र हो जाता है तब एक एक करके चीज़ भूलने का बीमारी शुरू होता है। एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसनिज्म, बहुत कुछ आता है। ये सब कुछ हम मेडिसिन चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब नीचे में आते हैं, नीचे में क्या होता है, जो मान लो ये मेरा एक्सोन है। ठीक है, ये मेरा बॉडी है। अब बॉडी के इस साइड से न्यूरोफिलामेंट्स आ रहा है। ठीक है, आते बीच वाला पार्ट में खत्म। ये बीच वाला पार्ट एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी नहीं रहता है, एकदम पूरा खाली। तो इस खाली एरिया को हम कहते हैं एक्सोन हिलक। ठीक है, अब एक्सोन मतलब ये जो पूंछ जैसा लग रहा है, इसके बीच में जो कुछ मोटा मोटा कवर पिलो जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जो पिलो जैसा आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है,
माइलिन शीथ क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर होता है, हम बात करेंगे धीरे धीरे। माइलिन शीथ के दो माइलिन शीथ, ठीक है, दो पिलो के बीच बीच में एक नोड है, इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर, ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ है इसके बीच में एक स्पेशल सेल रहता है, इसको हम कहते हैं श्वान सेल, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही होता है। और इसके नीचे जब एंड पॉइंट में आ जाते हैं तो इसका जो पूंछ है, मतलब एक्सन का लास्ट पर में बहुत सारा टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, थैली जैसा। एक मान लो ये एक्सन है और एक्सन के लास्ट में ऐसा ऐसा ब्रांच होता है, ठीक है, बहुत टर्मिनल होता है लास्ट पार्ट। तो इधर में इतना पर जाके एक थैली बन जाता है, इधर में एक थैली बन जाता है, इधर में एक थैली बन जाता है। अब थैली मतलब सैक, ठीक है। तो ये जो सैक के अंदर मतलब थैली के अंदर में कुछ स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या है, कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ हम बात करेंगे मेडिसिन चैप्टर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब न्यूरॉन कितने तरह का होता है, न्यूरॉन बेसिकली 4 तरह का होता है। एक पहला आपका यूनिपोलर, फोटो देख लो, बाइपोलर, फोटो देख लो, सीओडो यूनिपोलर, फोटो देख लो, मल्टीपोलर, ठीक है। और एक दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन होता है इसी न्यूरॉन के ऊपर, वो है आपका गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2। गोल्गी टाइप 1 में क्या हो रहा है, इस टाइप का जो न्यूरॉन आता है, इस न्यूरॉन का एक्सन मतलब पूंछ बहुत लंबा होता है, ठीक है। और गोल्गी टाइप 2 में न्यूरॉन का जो बॉडी और इसका पूंछ एक्सन छोटा होता है, बस और कुछ नहीं। लंबा एक्सन वाला गोल्गी टाइप 1, छोटा एक्सन वाला गोल्गी टाइप 2, बस और कुछ नहीं। न्यूरोग्लिया क्या है, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। सपोर्टिंग मतलब ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। कैसे, ये जो मान लो एक न्यूरॉन है, इसका एक सेल मतलब सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस, इसके बीच न्यूक्लियस, और सेल बॉडी के आस पड़ोस में इधर में एक उंगली, इधर में प्रोजेक्शन, इधर में प्रोजेक्शन जा रहा है, ठीक है। इतने सारे प्रोजेक्शंस क्या कर रहा है, अलग अलग न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर रहा है। एनीवे मतलब ये जो डेंड्रन है, डेंड्रन क्या है, एक अलग अलग एक एक करके जो उंगली निकल रहा है, ठीक है, एक एक करके जो प्रोजेक्शन निकल रहा है, इसको हम कहते हैं डेंड्रन। सबको एक साथ हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्रन क्या है, दो डेंड्रन के बीच में एक गैप है, दूसरे और तीसरे के बीच में एक गैप है, इधर में गैप है, इधर में गैप है। फिर एक पूरा न्यूरॉन जब एक दूसरे न्यूरॉन के साथ लग रहा है तो इसके बीच में बहुत सारा गैप है। जितना गैप है, इस गैप को कवर करने वाला जो सपोर्टिंग सेल्स आते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब न्यूरोग्लिया इधर में आप देख सकते हो 3 तरह का है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया, ठीक है। एस्ट्रोसाइट बहुत ज़्यादा होता है हमारे ब्रेन में। तो ये 2 बेसिक चीज़ आपको पता चल चुका है। अब डिपेंड करता है जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन अलग अलग जगह में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह का न्यूरॉन होता है, ठीक है। मतलब मान लो हम जो बात कर रहे हैं, इस बात बोलने के लिए अलग सा न्यूरॉन है। हम जो देख रहे हैं, देखने को हम जो देख रहे हैं इसके लिए अलग सा न्यूरॉन है। हम जो सुन रहे हैं उसके लिए अलग सा न्यूरॉन है। ये जो मैं हाथ पैर मूवमेंट कर रहा हूँ इसके लिए अलग सा न्यूरॉन है, ठीक है। तो हम जितना सब कुछ काम कर रहे हैं, सब काम करने के लिए अलग अलग न्यूरॉन होता है। ये जो मैं बात करते करते आंखों का पत्ता ऐसे ऐसे फैल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, फैल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ठीक है, आई ब्लिंक कर रहा हूँ, इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन होता है, ठीक है। मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ उस सब के लिए अलग अलग न्यूरॉन होता है। ये जो मैं बात बोलने से पहले कुछ सोच रहा हूँ, इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन है, ठीक है। मान लो अभी मुझे प्यास लगा है, अब प्यास क्यों लगा है इसको डिटेक्ट करने के लिए भी एक अलग सा न्यूरॉन है। अब मुझे प्यास लगा है तो मुझे को पानी पीना पड़ेगा। अब मैंने डिसीजन ले लिया, ये डिसीजन लेने के लिए भी अलग सा न्यूरॉन है। अब ये डिसीजन लेने के बाद हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसके आसपास पानी का बोतल या पानी का सोर्स कहाँ पर है। अब जैसे मैं जानता हूँ मेरे पानी का बोतल इधर में रहता है, तो मेरा ब्रेन डिसीजन लेगा कि इधर मुड़ के पानी का बोतल लो। ये जो मुड़ के पानी का बोतल हो, इसके लिए भी अलग अलग न्यूरॉन है, ठीक है। अब मैं पानी का बोतल हाथ से बढ़ा के फैल के उठा लिया हूँ, इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन है। मैं हाथ को ऐसे फोल्ड किया हूँ, ये जो फ्लेक्शन किया हूँ, इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन है। मैं जो बाएं हाथ को ऐसे उठा के इसमें लगा हूँ, इसके लिए भी अलग अलग न्यूरॉन होता है। ये जो मैं ऐसे खोल रहा हूँ, इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन है। ये जो मैं उठा के ऐसे पी लिया, पीने के बाद मुक्का पानी का जो कैप है ये को लगा लिया, इसके लिए भी अलग अलग न्यूरॉन है। ये जो मैं पानी मुंह के लेके अंदर में गटक रहा हूँ, इसके लिए भी अलग अलग न्यूरॉन है। फिर से जो मैं दोबारा लौटा के मेरे पानी की बोतल को टेबल में रख रहा हूँ, इसके लिए भी अलग अलग न्यूरॉन है, ठीक है। एक छोटा सा काम, ये छोटा सा काम अगर मैं नॉर्मल स्पीड में करता हूँ क्या होता है, ऐसे लिया,
खत्म। कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। 4 सेकंड का काम करने के लिए इतना बहुत कुछ न्यूरॉन आता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन काम करता है। अब आप सोचो, जो बड़े बड़े काम होता है, जो हम बहुत कुछ करते हैं ना, तो इसके लिए कितने सारे न्यूरॉन हैं, ठीक है, और वही सब न्यूरॉन हमारे शरीर में हमेशा कॉन्टिन्यूअसली काम करता है। हाँ, जब हम सो जाते हैं उस टाइम में कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन जिस काम का ज़रूरत नहीं है वो काम को छोड़ के रेस्ट करता है, ठीक है। मैं जो ये सांस ले रहा हूँ इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन है, जो मेरा दिल धक धक कर रहा है इसके लिए भी अलग सा न्यूरॉन है, ठीक है। जो मैं ये सांस ले रहा हूँ, मेरा दिल धक धक कर रहा है, इसको जो मेंटेन करना पड़ रहा है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बहुत कुछ फैक्टर आता है, इसके लिए बहुत तरह तरह के न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये सारे न्यूरॉन्स बिना रेस्ट किए कॉन्टिन्यूअसली काम किए ही जा रहे हैं। जब से हम पैदा हुए थे अभी भी जिंदा है, काम कर रहे हैं। जब तक हम नहीं मरते हैं तब तक ये सारे के सारे न्यूरॉन काम करते ही जा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे न्यूरॉन, ठीक है, बहुत अलग अलग काम के लिए अलग अलग न्यूरॉन, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग न्यूरॉन, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग टिश्यू के लिए, अलग अलग सेल्स के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग न्यूरॉन है, ठीक है। तो इतना सारा न्यूरॉन जब एक इकट्ठा होके एक जगह में रहते हैं, वो भी हमारे खोपड़ी के अंदर, ठीक है। खोपड़ी कितना साइज है? ये छोटा सा एरिया है, ठीक है। इतने छोटे से एरिया में इतना न्यूरॉन एक जगह में झुंड बन के रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक के ऊपर एक फोल्ड करते करते, ठीक है, फोल्ड करते करते भाज पड़ते रहता है, ठीक है। अगर मैं इतने सारे न्यूरॉन को एक जगह में ले लेता हूँ, मतलब एक सिंपल सा पेपर ले हूँ आपको समझाने के लिए, असल में हमारे दिमाग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 130 बिलियन न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। तो मान लो ये सारे के बिलियंस, इतने सारे न्यूरॉन इधर में है, ठीक है। अब इतना जगह लगेगा तो हमारा ब्रेन बहुत बड़ा एरिया होगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, सारे न्यूरॉन एक साथ ऐसे रहते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते 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 तो बहुत सारे फोल्ड में रहते। तो फोल्ड में जब रहते हैं क्या होता है, मैं सामने आ गया हूँ, ये जो ब्रेन हो गया, ठीक है। पता नहीं आपको ठीक से दिखाई दे रहा है कि, तो मेरा फ़ोन का ऑटो फोकस बहुत ही ख़राब है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, इधर में आप देख रहे हो कि इधर में एक ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, इधर में एक नीचे है, इधर में ऊपर है, इधर में नीचे है, ठीक है। मतलब आपको समझाने के लिए फिर से ऐसे बोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा करके दिखाने में क्या होता है, मान लो ये वाला पार्ट में लिया, ठीक है, ब्रेन को मैंने ऐसे खोल लिया, खोल के बाद एक छोटा सा चाकू से एक पीस करके काट लिया, ठीक है, छोटा सा पीस ले लिया। अब मान लो यही है छोटा सा पीस। अब ये छोटे से पीस में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर है, ये वाला थोड़ा नीचे है, ये वाला फिर से ऊपर है, ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जाइरस, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सल्कस। जाइरस मतलब क्या है, गिट्ठा जैसा जो ऊपर में उठ रहा है, ठीक है। और ये जो सल्कस है नीचे में चला जा रहा है, मतलब बाहर में जाइए सब ये समझो। मगर अब मेरा समझो ये हाथ, ठीक है, ये जो मेरा नकल्स दिख रहे हो, ये जो हड्डी का, ये क्या है, ये जो ऊपर में ऊंची जगह है, ऊंची जगह को हम कहते हैं जाइरस। ब्रेन में, हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में ऊंची जगह को हम कहते हैं जाइरस। और ये जो बीच में जो गड्ढा, ये बीच वाला पार्ट, दोनों ऊंची जगह है, दोनों ऊंची जगह में जो बीच वाला पार्ट है, ये दोनों जगह के बीच में जो नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों जगह में जो खाज, जो ग्रुप जैसा पार्ट है, इसको हम कहते हैं सल्कस। ऊंचा वाला पार्ट को हम कहते हैं जाइरस, और नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं सल्कस। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे जाइरस है, बहुत सारे सल्कस है, अलग अलग जाइरस का अलग अलग काम है, अलग अलग सल्कस का अलग अलग काम है। सब कुछ हम बताएंगे डिटेल्स में बाद में। ब्रेन में दो चीज़ होता है, एक ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर। ग्रे मैटर बाहर की तरफ, मतलब सुपरफिशियल जगह में रहते हैं, और वाइट मैटर अंदर में रहते हैं, वो एकदम सफ़ेद दिखता है, ठीक है, जो आपको फोटो में ऐसा दिख रहा है। तो आज का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर ब्रेन के बारे में बस इतना ही। आप सिर्फ नाम याद करके रखो, फोटो देखो, किताब पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।